जी बेटा, सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन ऑप्सो कर लिया होगा। अब काम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप मुझे बताएं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम दिया था। इसमें आपने मुझे ज़रा सॉल्यूशन बताना है और कोशिश करें सारे बच्चे जो है वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें ज़रा वर्बली, क्योंकि कैमरे का मुंह इस तरफ होता है, स्क्रीन दूसरी तरफ, तो मुझे आपके मैसेजेस नज़र नहीं आते हैं। इसलिए आप ज़रा बोल के बताएंगे तो मुझे ज़रा ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी बेटा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ n इक्वल टू 3 m इक्वल टू 0। ये मैं इसलिए ऐड किए हैं कि कल इन क्वेश्चन में काफी ज्यादा जो है बच्चों को कल प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने इसलिए ये 2 क्वेश्चन दे दिए। मजीद आपको टेस्ट में और आ जाएंगे। जी बेटा, कौन 4 सी ऑप्शन? इलेक्ट्रॉन। जी बेटा, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। बीटा। बीटा इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं जी, बीटा थी या चार्ली थी या डेल्टा थी। अब देखिए बेटा, सबसे पहले n जब 3 है तो इसके रिलेटिव 3s बनेगा, 3p बनेगा और 3d बनेगा। 3s में 3 तरह के आपके पास हो सकते हैं, 3s, 3p एंड 3d। s में m की वैल्यू वो एक ही होती है और वो 0 होती है, और इसके रिलेटिव 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। s में 2, p में -1, 0, +1, ये 0 वैल्यू हुई, इसका मतलब एक ऑर्बिटल इधर भी होगा, इलेक्ट्रॉन 2 इधर भी आ गए। अब 3d -2, -1, 0, +1, +2, 0 इधर भी वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ गए। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फिर? 0 वैल्यू, m की वैल्यू 0 के रिलेटिव 2 + 2 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगी चार्ली। बात समझ आई है? जी, ऑप्शन पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद बेटा फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ n इक्वल टू, अब देखिए इसमें और कंडीशन अप्लाई कर दी मैंने, इसको जरा और टिपिकल कर दिया था, n इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं बेटा, n इक्वल टू 3, तो इसमें भी 3s, 3p और 3d, लेकिन ये दोनों में हमने देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अब फर्दर कंडीशन अप्लाई कर दी, एंड l इक्वल टू 1 के रिलेटिव आपने देखना सिर्फ, उसमें m की वैल्यू देखनी, l इक्वल टू 1, यहाँ पे l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 2 होता है, तो उनको नहीं देखना। अब इसके रिलेटिव m की वैल्यू वो क्या होती है? -1, 0, +1, 0 के रिलेटिव सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ऑर्बिटल, एक ओरिएंटेशन, 0 के रिलेटिव। आंसर विल बी अल्फा ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आंसर क्लियर होगा बेटा। कुछ प्रैक्टिस आपकी इंशाल्लाह जब यूनिट 3 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट आएगा उसमें मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन से होप सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके पास। अच्छा, ये जो क्वेश्चन थे ये थोड़े से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे कल मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इससे 36 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाती है, और आपसे इतने ही एलिमेंट्स वो पूछते हैं, 36, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। ये लाइन इसी तरतीब के साथ याद रखनी है। आप डिफरेंट वे से याद रखते थे, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल, या और भी बहुत सारे मेथड थे इनको जुबानी याद रखने के लिए। और इस रो में आपने 3 रूल्स को अप्लाई करना है, ऑबाय प्रिंसिपल, पॉली एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। इन तीनों रूल्स को आपने इंप्लीमेंट यहाँ पे करना। अब देखिए बेटे, मैंने इधर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं उन 36 एलिमेंट्स में से, कुछ की मैंने यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल्स कोट की है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। अच्छा, मोस्टली आपको ये 7 एटॉमिक नंबर बताएगा। अब उसमें बेटा आपके पास क्या आएगा? 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन और 2p 4 इलेक्ट्रॉन। अब 2p का वैलेंस सबशेल बन गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी बेटा? हुंड्स रूल, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करो और फिर इसको पेयर कर, टोटल क्योंकि 4 बचेंगे, 1s2 2, 1s2 4 इलेक्ट्रॉन 8 है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल करेंगे।
इसी तरह से फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर है। इसमें बेटा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 3s 2 इलेक्ट्रॉन 12। अब 3p में 6 तक आ सकते हैं, लेकिन हमने 15 तक जाना है, तो वो 3 इधर आएंगे, 12 हो चुके हैं। अब 3 किस तरह से लिखेंगे? सिंगल स्पिन डिफरेंट ऑर्बिटल, ठीक है, डी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है आपके। वो इस तरह से एमसीक्यू को इसका ऐसे भी कह सकता है बेटा 3px 3py 3pz। इसी तरह से 2px 2py 2pz। तो जिस तरह से हमारी स्प्लिट करके लिखे वो ऑटोमेटिकली मतलब यही होता है। उसके बाद ये क्रोमियम, क्रोमियम का मैंने इसलिए लिखा क्रोमियम और कॉपर, काफी दफा आपको पता है इसमें हम एक्सेप्शनल केस पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहां तक। अच्छा बेटा ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको जब देखने में ये ज्यादातर इसकी जगह वो आर्गोन लिख देता है, क्योंकि ये एक नोबल गैस आर्गोन की कॉन्फ़िगरेशन है 18। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होना क्या चाहिए, फिर 1 1 1 1, लेकिन यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे आप प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। नोट आपको लिखवाया हुआ है आपके पास, एलिमेंट्स अटेन मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखने में आया, ये ऑब्जर्व किया गया कि वो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल होती है। कैसे देखने में? आयोनाइजेशन एनर्जी से। उस ट्रेंड में भी हम पढ़ लेंगे अभी। क्या देखने में आया कि जब उनका वैलेंस सब शेल हाफ फिल्ड होगा या कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो उनमें रिलेटिवली ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और कायनात की हर चीज उस स्टेबिलिटी चाहती है। तो ये ज्यादा स्टेबल होने के लिए 4s से 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रमोट कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो नॉर्मली अगर इसमें से एक एमसीक्यू जो सबसे पहला बन सकता है कि क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं। आंसर विल बी 6, 1 4s के रिलेटिव 5 3d के रिलेटिव। अब यहां पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इधर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम +2, +2 का क्या मतलब है? अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, एक 4s वाला रिमूव कर दें, एक 3d में से कर दें, तो बाकी कितने बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे? वो आंसर विल बी, अगर क्रोमियम न्यूट्रल एटम होता तो फिर आप 6 कहते। तो आपने जब ये देखना है तो इसमें इसके चार्ज को भी ऑब्जर्व करना। न्यूट्रल होता तो 6 +2 है तो 4 कर दी, +4 होता तो शायद 2 आंसर आ जाता। तो ये एमसीक्यू भी आपको अंडरस्टैंड कर। उसके बाद बेटा मैंगनीज। जी जी सर, क्रोमियम में 4s जो है वो बैलेंस सबशेल नहीं है? और बेटा जब फिल करना है पहले 4s, उसके बाद ये वैलेंस सबशेल हो जाएगा, जब ये एनर्जी ज्यादा इसकी हो जाएगी। आफ्टर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, अदरवाइज n+l रूल कहता है इसकी एनर्जी कम है। जब ये एम्प्टी है n+l रूल कहता है ये आपके पास इसकी एनर्जी कम है, इसको पहले फिल करो। लेकिन जब बेटा ये फिल हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो फिर इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो मैंने कल भी एक पॉइंट आपको कहा था, इलेक्ट्रॉन जब दाखिल करना है तब भी 4s में करना है, और जब रिमूव करना है पहले 4s है। इसीलिए मैंने कहा +2 चार्ज है तो आपने 4s वाला एक और एक 3d में से, दोनों 3d में से नहीं जाएंगे। हम ट्रांजिशन एलिमेंट में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन ने रिमूव होना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि आप पहले 4s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, क्योंकि आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन वो अनस्टेबल, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, फिर n+l रूल कहता है वो भी 4s में पहले। जी बेटा। जी सर। ठीक है। अच्छा बेटा उसके बाद मैंगनीज, मैंने चंद एक एग्जांपल्स ली हैं ताकि मैं 36 के 36 एलिमेंट्स नहीं लिखे। मैंगनीज, इसमें भी बेटा 25 है, तो सर? ये वाला हिस्सा। जी जी सर एस जी की बेटा। एनर्जी डी के मुकाबले में कम होगी ना? एस की एनर्जी डी के मुकाबले में कम होगी। अच्छा बेटा मेरी बात सुन लें,
एस और डी, आप किन किन सब शेल को कंपेयर कर रहे हैं इस चीज पे। अब 1s को 3d से कंपेयर करेंगे तो मैं कहूंगा 3d की एनर्जी ज्यादा है। आप किस शेल के अंदर रह के किसको कंपेयर, बेटा शेल में जब वो आगे चल के आयोनाइजेशन एनर्जी में वो टॉपिक मैंने ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल लिखा हुआ है कि एस की एनर्जी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद पी फिर डी फिर एस, लेकिन वो होता है जब वो एक ही शेल में हो। अब आप मेरे से पूछेंगे सर 1s की एनर्जी ज्यादा होगी या 2p की एनर्जी ज्यादा होगी, आंसर विल बी वेरी सिंपल 2p। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करेंगे सर 2s की या 2p में से कौन ज्यादा स्टेबल है, मैं कहूंगा 2s। तो एक ही शेल के अंदर जब आपके पास कंपैरिजन करते हैं तो फिर s मोस्ट स्टेबल होता है। उसकी आपके पास रिमूव करने के लिए, बेटा जब कोई चीज स्टेबल होता है रिमूवल के लिए एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ सर मैं 4s दोबारा और मैं 3 4s और 3d, अगर ये एम्प्टी ऑर्बिटल है तो 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज्यादा है। और अगर ये फुल फील्ड है तो 4s की एनर्जी ज्यादा है, 3d की कम। मैं ये कह रहा हूँ बेटा। जब एम्प्टी है 4s की एनर्जी कम है, n+l रूल, इसकी 4 वैल्यू आती है, 3d की 5 वैल्यू आती है। जब फुल हो जाते हैं तो फिर 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए पहले ज्यादा एनर्जी वाले में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता ओके सर क्लियर। है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, उसके बाद मैंगनीज, यहां तक तो वही आर्गन। उसके बाद क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन पहले एम्प्टी है तो पहले 4s में, 2 इधर चले जाएंगे, 18 और 2 20, 25 है, बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह से मैंने कॉपर लिखा है यहां तक, ये वही आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 तक। उसके बाद इनिशियली क्या होगा, इनिशियली 20, बाकी 9 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन फिर क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रमोट कर जाएगा टू अटेन मोर स्टेबिलिटी। क्रोमियम और कॉपर, मैंने ट्रांजिशन में से ये 2 ज्यादा पर्टिकुलर क्यों लिखे थे, यही बार बार वो एफएससी में भी पूछता है। तो इसमें भी बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके यहाँ पे, 2 तरह से वैलेंस सबशेल ज्यादा स्टेबल होता है रिलेटिवली, जब हाफ फील्ड होगा या कंप्लीटली फील्ड होगा। तो इसमें भी अगर वो पूछता है कि आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो वो एक ही होगा। और अगर वो पूछता है कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3d सबशेल, तो उसमें हमें 0 लिखना पड़ेगा, 3d सबशेल। इसलिए जब आप एमसीक्यू पढ़ें बेटा, उसकी स्टेटमेंट को बड़े गौर से देखें, स्टेटमेंट के रिलेटिव आपने आंसर करना है। इसी तरह से जिंक है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है, मैंने अब इनकी जगह आर्गोन लिख लिया है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 बचेंगे, तो वो पेयर्ड होकर पूरे के पूरे कंप्लीट। और उसके बाद मैंने एक गैलियम लिख दिया ताकि मैं 4p को भी इंक्लूड कर लूं, क्योंकि 36 तक होते हैं। उसका एटॉमिक नंबर बेटा 31 है। आर्गोन 18, 4s में वही 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10, बाकी कितने बचे, 1, तो वो 1 इधर आ जाएगा, सिंपल आपके। तो इस सर ये तरह से बेटा जी जी कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाँ जी हाँ जी। इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा बेटा, रूल पहले सुन लें, पहले रूल मैं बार बार बता रहा हूँ। मैंने कहा एलिमेंट अटेन मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ इट्स वैलेंस सबशेल इज हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। ये सेकंड ईयर में भी चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में आयनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में भी यही बात लिखी हुई है, और आयनाइजेशन एनर्जी वाले में भी मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ। एलिमेंट्स अटेन मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ देयर वैलेंस सबशेल इज हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। अब कॉपर के केस में बेटा क्या था, इनिशियली 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 9, तो वो हाफ फील्ड भी नहीं है, वो कंप्लीटली फील्ड भी नहीं है, वो पार्शियली फील्ड है। और इसे फील्ड होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो 4s अपना इजीली 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे के इसको आपके पास स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ले, रिलेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको वो रूल पता होना चाहिए। रूल मैं आपको 2-3 दफा वर्बली बता दूंगा। जी क्लियर है बेटा?
यस सर। अच्छा, ये रूल आगे आयोनाइजेशन एनर्जी में भी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा बेटा, फिर एनर्जी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू n+L रूल। n+L रूल के अकॉर्डिंग इनमें से एनर्जी ऑर्डर क्या होना चाहिए? जी बेटा, आप लोगों ने किया होगा बीटा। बीटा ऑप्शन। इन चारों में से सबसे कम 3p की, फिर उससे ज्यादा 4s की, फिर 3d की, फिर 4p की एनर्जी होती है। n+L रूल रिलेट करता था ऑबाय प्रिंसिपल से, और ऑबाय प्रिंसिपल एनर्जी के रिलेटिव है। तो इधर से भी आप देख सकते हैं कि 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज्यादा, जब आपने ऑर्बिटल्स को लिखा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये देखते हैं कितने बच्चों ने सॉल्व किया होगा कंसेप्चुअली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n शेल विद एटॉमिक नंबर 24। जी बेटा। सर 12 सी। सी ऑप्शन। और करेक्ट ऑप्शन इज आपके पास बीटा 13। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा, सबसे पहले तो एम शेल होता कौन सा है? के एल एम, इसका मतलब है ये तीसरा शेल, थर्ड शेल। और एटॉमिक नंबर 424 है क्रोमियम का। एटॉमिक नंबर 24 है क्रोमियम का। अब थर्ड शेल में उसने आपसे पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड में इधर देखिए, ये क्रोमियम तीसरा 2, फिर 3 + 8 और 3 इसमें 5 है। तो यहां से देख ले बेटा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 6 + 5, 13 इलेक्ट्रॉन। दैट इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे यही चीज किया ना, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन 3d। एम में बेटा आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर है बेटा? यस। अच्छा जी, अब आ जाए जरा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी पे। तो सीधा किसका ना रखा बेटा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला चार्ट क्लियर है बेटा आपके पास? गुड। आयोनाइजेशन एनर्जी जरा कोई मैसेज करके बता दे कि क्लियर है बेटा, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी सर क्लियर है। ओके बेटा। अच्छा, मैं ना देखिए बेटा, इन टॉपिक्स के अंदर अगर आप गौर करें, मैं व्हाइट बोर्ड में डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ, वो आपको वर्बली बता देता हूँ। उसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास डिफरेंट टाइप की हैंड बुक्स भी होंगे। डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें आपको बुक से मिल जाएंगी। मैं चीजों को जो उसमें से ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं वो लिखने की कोशिश करता हूँ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 8th में, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में डेफिनेशन रटा लगाई है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। और ये आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रिमूवल है बेटा, और ये मेटल्स के लिए मोस्टली कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसकी एग्जांपल जो आप मोस्ट कॉमन लिखते हो वो सोडियम। आपके पास बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? पहले शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस शेल को में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। अब वो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल का मतलब है आपको न्यूक्लियस के अगेंस्ट फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं। तो वो जो आपके पास एनर्जी को एमिट आपको रिक्वायर होती है, सॉरी, जितनी वो एनर्जी रिक्वायर होती है वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। और सोडियम के लिए इसके लिए 496 किलो जूल पर मोल आप वैल्यू लिखते हो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सबसे पहला पॉइंट ये इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के रिलेटिव। दूसरा पॉइंट ये एंडोथर्मिक है प्रोसेस, क्योंकि बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो उसके ऊपर न्यूक्लियस की कोई ना कोई अट्रैक्शन लग रही है। दूर है तो कम लग रही है, करीब है तो ज्यादा लग रही है। अब आप उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहते हो तो आपको उस न्यूक्लियस की इक्वल या उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो आउट होगा। इसलिए ये हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए साइन पॉजिटिव है।
एंडोथर्मिक एक प्रोसेस है, एक एग्जांपल मैंने इसकी लिखी। फिर बेटा इसमें फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, तो आपकी बुक में 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, नेचर ऑफ ऑर्बिट। अब एटॉमिक साइज, बेटा जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इसका मतलब है जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो लूजली अटैच है, तो उनको अगर आपने रिमूव करना है तो बहुत कम एनर्जी आपको रिक्वायर्ड हो। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। तो एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में रिवर्स रिलेशन हो। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर चार्ज। अब बेटा जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है? न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद जितनी बढ़ती जाएगी, उतना न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी। तो जब अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वो उतना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। अभी इंडिविजुअली देख रहे हैं, ट्रेंड बाद में। एक्सक्यूज मी सर, बोर्ड ब्लर है। अच्छा, बोर्ड ब्लर है। बेटा ये बोर्ड अगर ब्लर है तो बाकी बच्चों के लिए भी बेटा ब्लर है? जरा आप मुझे बता दें यस नो में। यस सर, यस। अच्छा ब्लर है। अब बेटा कुछ बेहतर हुआ है? अब क्लियर हुआ है बेटा? जी सर, बेहतर है। आवाज ठीक आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है, बाकी सारे जो है वो गूंगे बह रहे हैं। तो बोला करें, मुझे भी लगता है मैं बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ। क्या बस एक ही स्टूडेंट मुझे लगता है वही क्वेश्चन करती है, वही सारा कुछ मुझे बता रही होती है। तो सारे बेटा बच्चे पार्टिसिपेट किया करें। अच्छा बेटा, सेकंड न्यूक्लियर चार्ज को हमने देख लिया। तीसरा पॉइंट है शील्डिंग इफेक्ट। बेटा इसको टर्म हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा? ये डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब अट्रैक्शन वो कम कर देते हैं। इस टर्म को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्लास के अंदर हम एग्जाम्पल देते होते हैं कि बेटा टीचर और जो लास्ट में स्टूडेंट बैठता होता है, इनके दोनों के दरमियान जो शील्ड कर रहे हैं वो इनर स्टूडेंट्स होते हैं जो दरमियान में बैठे। अब जितने इनर स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, टीचर की वो लास्ट वाले स्टूडेंट के ऊपर अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी। तो यही टर्म यहाँ पे है। तो जितनी अट्रैक्शन कम होती जाएगी, इंटरेस्ट उसका कम होता जाएगा, उसको रिमूव करना आसान होता जाएगा। तो यहाँ पे भी बेटा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता जाएगा, इसका मतलब है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अट्रैक्शन कम होना शुरू होगी, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना वो आसान होता जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा फैक्टर नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अब बेटा इसको दो तरह से हम स्टडी कर देते हैं, मोस्टली बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ है एस, क्योंकि सबसे स्मॉलर जो है वो आपके पास ऑर्बिटल होगा, तो ये नियरर टू द न्यूक्लियस होगा रिलेटिवली। इसमें से इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना निस्बतन मुश्किल होगा, जिसकी वजह से बेटा एस की आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, और सॉरी सबसे ज्यादा, उसके बाद पी की, फिर डी की, फिर एफ की। लेकिन मैंने ये पहले भी बात की थी, ये उस वक्त होगा जब आप एक ही शेल के अंदर इन 4 ऑर्बिटल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। भाई अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन इधर, भाई आप मुझे बताएं 1s 2s 3s 4s है तो सारे ये s, इन सब में से आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? 1s की, 2s की, 3s की, 4s की, या सबकी सेम होगी? 1s। हाँ शाबाश। अब देखिए नेचर तो सब में एस है, लेकिन ये पहले शेल में है, ये नियरर टू न्यूक्लियस है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी।
ठीक है। और इसी तरह से एक मिनट अंदर आइए। हाँ, इसी तरह से बेटा अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई आपके पास एक है 2p और एक है 4s, बताओ इनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों में से किसकी ज्यादा है? 2p 2p। अभी कहेंगे सर आपने तो कहा s की ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं 2p की, और आपने भी सही कहा ये है। क्यों? क्योंकि बेटा ये सेकंड शेल वाला p ऑर्बिटल है, ये 4 शेल का s ऑर्बिटल है। दोस्तों आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। एक ही शेल के जब एसपीडीएफ में कंपैरिजन आएगा फिर हम ये वाली चीजें को करेंगे, यहाँ हम फिर n+l रूल को देखें। क्लियर है बेटा? सेकंड पॉइंट दोबारा बता दें। न्यूक्लियर चार्ज वाला। जी। अच्छा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। अब बेटा जितने प्रोटॉन्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब है उस पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो जब बढ़ती जाएगी तो वो ज्यादा टाइटली होल्ड हो जाएंगे, उनको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो मैंने ये ट्रेंड लिखा है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो मुझे उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, उसके बाद बेटा यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटिव भी थे, मैंने उन्हें नोट्स की फॉर्म में लिख दिया। बेटा सबसे यानी कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन। इसको ऐसे कह लेते हैं, जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता होता था, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और बड़ा टिपिकल था, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी आप इसका आंसर लिखते थे कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं तो वो हम न्यूट्रल एटम से रिमूव कर रहे होते हैं, और जब हम दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के केस में हम यूनिक पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो बेटा पहले ही उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज वाली चीज में से नेगेटिव को निकालना वो और मुश्किल हो जाएगा, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा हो जाती थी। और थर्ड वाले में डाई पॉजिटिव चार्ज में से रिमूव करना है, मजीद आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ इसको ऐसे करेंगे, जैसे जैसे आप हायर स्टेट में जाते जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। मैग्नीशियम की आप एग्जांपल पढ़ते होते थे कि उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 के राउंड अबाउट है किलो जूल पर मोल, लेकिन जब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो वो 1451 किलो जूल पर मोल हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे फर्स्ट के केस में हम न्यूट्रल एटम, लेकिन जब हम सेकेंड और थर्ड के केस में जाते हैं तो हम पॉजिटिव आयन को डील कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव चीज में से नेगेटिव चीज को रिमूव करना वो न्यूट्रल की निस्बत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज वो बढ़ जाएंगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे वर्बली करना चाहता हूँ। बेटा अगर कोई एलिमेंट उसकी उसने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो दे दी है 500 किलो जूल, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1000 किलो जूल, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी 2000 किलो जूल, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी 10,000 किलो जूल पर मोल। ये उसने, मैं पहले क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, तो कोई एक एलिमेंट है स्टेटमेंट, उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 500 किलो जूल, सेकंड 1000 किलो जूल, थर्ड 2000 किलो जूल और फोर्थ 10,000 किलो जूल। अब वो क्वेश्चन पूछता है दिस एलिमेंट विल बिलोंग्स टू ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकंड ए, ग्रुप थर्ड ए, ग्रुप फोर्थ ए। जी बेटा। ग्रुप थर्ड ए। हाँ गुड, शाबाश, ग्रुप थर्ड ए, वेरी गुड। शुक्र है कील भी बोला है आज। अच्छा जी, ग्रुप थर्ड ए से क्यों? क्योंकि बेटा जब एनर्जी वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है अब आप वैलेंस की बजाय इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना शुरू कर दिया, तो वो थर्ड ए से बिलोंग करेगा। क्योंकि 2000 से आप डायरेक्ट 10,000 पे चले गए, तो 10,000 का मतलब है आप इनर शेल, तो इसका मतलब है वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही थे। तो बेटा जब एनर्जी डिफरेंस बहुत बढ़ जाए, इसका मतलब है रुक जाओ, आप अब इनर शेल की तरफ जाना शुरू हो गए।
तो उसमें वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको ग्रुप नंबर, इसका मतलब इसमें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग। अच्छा जी बेटा, एक तो पहला नोट ये था, इसमें आप मैग्नीशियम की बुक से वैल्यूज के साथ एग्जांपल देख सकते हैं, एल्यूमिनियम की भी देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नोट, जो मैं बार बार उधर भी बात की है, सेकंड ए की आयोनाइजेशन एनर्जी वो थर्ड ए से ज्यादा होती है, और फिफ्थ ए की आयोनाइजेशन एनर्जी सिक्स्थ ए से ज्यादा होती है। सर इसमें क्या अनहोनी बात है? अनहोनी बात बेटा इस तरह से है कि हमने पढ़ा है कि नॉर्मली आयोनाइजेशन एनर्जी या वो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बढ़ती है, और पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज छोटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इन दोनों फैक्टर्स के रिलेटिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो सेकंड ए लेफ्ट पे है, थर्ड ए राइट पे, होना तो ये चाहिए थर्ड ए की आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ए से ज्यादा हो। इसी तरह से फिफ्थ ए लेफ्ट पे है, राइट पे सिक्स ए है, और लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो होना तो ये चाहिए सिक्स ए की ज्यादा और आपके पास फिफ्थ ए की कम। लेकिन यहाँ पे रिवर्स मैंने लिखा है, सेकंड ए की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, थर्ड ए की कम, फिफ्थ ए की ज्यादा, सिक्स ए की कम। और वो इंशाल्लाह आगे जो वो टेबल में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट बेटा अभी इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे पहले मैं जो आसान चीज है उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ट्रेंड्स में ग्रुप में आ जाए, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, जनरल ट्रेंड है, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। क्यों डिक्रीज होती है बेटा? टॉप टू बॉटम आएंगे, साइज बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। तो लिथियम, सोडियम, आपके पास पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये उसने डिक्रीजिंग ट्रेंड ही दिया हुआ है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। जनरल अगर ये एटॉमिक नंबर, आयोनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, सिंपल इस पॉइंट पे आप देखिए ये डिक्रीज होती है, इसमें कोई कह लें कि एक्सेप्शनल केस नहीं है ऐसा, तो ये सीधी सीधी। अब आ जाए इस पॉइंट पे, इसी को लेके पहले पीरियड में जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? इंक्रीज, यानी कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, इस तरह से आगे सिलसिला चल। तो होना तो ये चाहिए, होना क्या चाहिए कि थर्ड ए की ज्यादा होनी चाहिए। होना क्या चाहिए? थर्ड ए की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए सेकंड ए से। बट मैंने रूल में क्या लिखा है? सेकंड ए की आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ए से ज्यादा है। इसके लिए बेटा फिर वही बात जो आज का एक रूल मैंने आपको लिखवाया था, अब बताया है वर्बली, एलिमेंट्स अटेन मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ देयर वैलेंस सबशेल इज हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। अब बेटा सेकंड ए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड ए के? सेकंड ग्रुप है तो बेटा वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन। हाँ, और दोनों के दोनों किस सब शेल में जाएंगे? एस में। एस आपके पास कंप्लीटली फिल्ड हो गया। जबकि थर्ड ए वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 और पी में 1। इसका वैलेंस सबशेल ये है 3p, तो ये पार्शियली फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड है। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ? सेकंड ए। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, रिपीट कर देता हूं। सेकंड ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी NS2, और थर्ड ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगी? NS2 NP1। 1 पार्शियली फील्ड को शो करता है, ना ये हाफ फील्ड है ना ये कंप्लीटली फील्ड है। हाफ फील्ड 3 होने चाहिए थे, कंप्लीटली फील्ड के लिए 6 होने चाहिए। तो होगा क्या बेटा? ये आपके पास इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल, जिसकी वजह से सेकंड ए की आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ए से ज्यादा हो जाती है। यही रूल इधर अप्लाई हो रहा है। 5a वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3, P का मतलब है ये हाफ फील्ड है। जबकि 6a NS2 NP4, 4 ना हाफ फील्ड है ना कंप्लीटली फील्ड है, ये पार्शियली फील्ड है। तो
इन दोनों में से हाँ फील्ड मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल का मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जरा निस्बतन मुश्किल, तो ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो। तो फिफ्थ ए की आयोनाइजेशन एनर्जी 6A से ज्यादा हो जाएगी, और सेकंड ए की आयोनाइजेशन एनर्जी 3rd A से ज्यादा हो जाएगी। अब इसको ग्राफिकली बताया हुआ है, लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन से हीलियम तक आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि हीलियम बहुत ज्यादा स्टेबल है, आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम। अब सेकंड पीरियड में लिथियम एकदम नीचे आ गए, अब लिथियम से बेरिलियम में गए, आयोनाइजेशन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये वैसे सेकंड ईयर में बेटा टेबल बना हुआ है, बेरिलियम की ज्यादा, बोरॉन की कम, फिर रेगुलर ट्रेंड, फिर नाइट्रोजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम, फिर रेगुलर ट्रेंड। पीरियड खत्म हो गया, फिर नए पीरियड में आ गए, फिर सोडियम, यानी कि ये पहला पीरियड, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फिर लेफ्ट टू राइट सेम ट्रेंड। एक्सेप्शनल केसेस, सेकंड ए वर्सेस थर्ड ए, फिफ्थ ए वर्सेस सिक्स्थ ए। खुद ही ब्लर हो गया। वो एमसीक्यू बेटा पूछ सकता है, तो फिर ब्लर हो गया। इसको जरा और क्लियर, ठीक है, अब ठीक हुआ बेटा? सर ठीक है, मिस बताएं। अच्छा, तो बेटा आपके पास बेरिलियम जो कि सेकंड ए से है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा। इसी तरह से मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा। और अगर मैं 5A की कंपैरिजन करूं तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा, और फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा। ये एक्सेप्शनल केसेस है, बाकी क्या हो रहा है, नॉर्मली आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। तो ये वाला टेबल भी होप सो आपके पास ग्राफ समझ आ गया होगा। और उसके बाद आपके पास लास्ट पे टर्म है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन सर? अफिनिटी जी जी सर ये रेगुलर ट्रेंड चलते चलते अंदर इरेगुलरिटी क्यों आ जाती है? मतलब कुछ एलिमेंट्स की भी कम होने लग जाती है, वैसे कम हो रही होती है। बेटा उसकी अब नॉर्मेलिटी की रीजन बताई तो है, ये वाली क्या है, हीलियम से अचानक लिथियम पे क्यों आ जाती है? यस सर। बेटा आपका पीरियड ही खत्म हो गया, लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं हाइड्रोजन से हीलियम तक, अब आपने अगले पीरियड में आना है, तो आप ग्रुप नीचे की तरफ आ रहे हैं, और नीचे की तरफ जब आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी शार्पली डिक्रीज हो जाएगी। बेटा ये आप 8th ग्रुप में गए हैं, उसके बाद पहले ग्रुप में आ गए हैं, तो पहले ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। अब फिर ये पीरियड नए पीरियड में आ जाएंगे। देखिए बेटा ये पीरियड तो ऐसे है ना, ये फर्स्ट पीरियड है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ, वो इस तरह से रीड कर रहे हैं आप। तो भाई आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, और टॉप टू बॉटम हमने अभी बताया डिक्रीज होगी। तो आप एक तरफ बेटा इधर देखिए, आप एक तरफ हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, इनको भी देख रहे हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन डिक्रीजिंग ट्रेंड, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये डिक्रीजिंग ट्रेंड। अगर आप पीक देखें तो वो नीचे की तरफ आ रही है, तो वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा बेटा उसके बाद आपके पास एक टर्म है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर हुआ है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है बेटा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप कॉमन सी क्लोरीन की एग्जांपल पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर इसका बेटा 17 होता है, 287। वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। वो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है 288, तो इस दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है -349 किलो जूल पर मोल, ये इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। नॉर्मली एटम को में इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त एनर्जी क्यों रिलीज होती है? क्योंकि बेटा जब इलेक्ट्रॉन एटम से अवे होता है तो वो हाई एनर्जी पे होता है। जब उसने सिस्टम के अंदर आना है तो उसे अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है।
तो जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन, वो आपके पास एक्सोथर्मिक था। फिर इसमें आप एक बड़ा कॉमन सा शॉर्ट क्वेश्चन वो भी वर्बली बता रहा हूँ कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूजुअली है पॉजिटिव साइन। उसमें हम ऑक्सीजन की एग्जांपल देते होते थे कि जब हम ऑक्सीजन एटम है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की मजीद गुंजाइश है। तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हम न्यूट्रल एटम में ऐड कर रहे हो तो आपके पास -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, हासिल होती है। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो हम यूनी नेगेटिव आयन में ऐड कर रहे होते हैं, ओ नेगेटिव में ऐड कर रहे होते हैं। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले में से मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, जिसकी वजह से आपको खुद से एनर्जी लगाना पड़ती है और वो वैल्यू +750 में चले जाती है। तो सेकंड जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाता है। एक तो ये बात इसमें क्लियर होनी चाहिए। इससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो फर्स्ट वन होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसका साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ये पॉइंट, ये एक्सोथर्मिक होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। एग्जांपल वो मैंने ऊपर क्लोरीन के रिलेटिव बताया। उसके बाद बेटा इसमें फैक्टर्स वही सेम आप डिस्कस कर सकते हैं। ट्रेंड में भी तकरीबन वही ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम आएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मुराद क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे साइज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगी। तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन कम होगी। और लेफ्ट टू राइट जब हम बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता था, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ती जाती थी, हम कहते थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। लेकिन इसमें लास्ट में, इसमें भी एक्सेप्शनल केस है, लेकिन अगर हैलोजन में देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो क्लोरीन और ब्रोमीन से जो है वो कम होती है, ताकि वो टॉप पे उसकी ज्यादा होनी चाहिए। उसकी क्या रीजन है, उसका साइज बहुत छोटा होता है। वो आने वाले इलेक्ट्रॉन, वो जो कोर पहले ही बना हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन पहले ही है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन, वो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उन पे नेगेटिव चार्ज है, वो आने वाले 8th इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है, -231 के राउंड अबाउट है, तो 331 के। तो बेटा ये चीज इसमें एक्सेप्शनल ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन और ब्रोमीन से कम होती है। वैसे जनरल ट्रेंड क्या है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। तो कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आज के रिलेटिव बेटा मेरी तरफ से यही है। नेक्स्ट टाइम कुछ और एमसीक्यूज के साथ चलेंगे, इस यूनिट को कर लेंगे या टेस्ट में आ जाएंगे, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। और आपका मुझे पता है कि मंडे से टेस्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए वो टाइमिंग आपको मुजम्मल साहब बेटा मैसेज कर देंगे। उसको सॉल्व करने का इनिशियली वैसे हम कोशिश कर रहे हैं आपका जो है वो ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया जाए सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो भी इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक एक्टिव हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बेटा प्रोसेस क्या हुआ करेगा, आपको पेपर जो है वो सेंड कर दिया करेंगे, आप एक नोटबुक लेंगे घर में, उसमें जो है वो जो करेक्ट आंसर्स होंगे उनको जो है वो आप लिख लिया करेंगे, ए बी जो है वो अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा की फॉर्म में, और फिर टीचर जो है वो उस पेपर को जो है वो कह लें ऑनलाइन डिस्कस कर लिया करेगा। तो आप सेल्फ असेसमेंट कह कि आपकी हो जाएगा। और उसका सिलेबस बेटा होप्सो अगर आपको मैसेज नहीं किया तो आज ग्रुप में वो मैसेज हो जाएगा। चलें जी, आज के लिए बेटा चलें कि इतनी ही चीजें हैं। अब आप में से कोई चीज पूछना चाहता है वो आप जरूर पूछ लें। सर आपने ये लास्ट एमसीक्यू सॉल्व किया है ना कि एम शेल में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 24 है, तो सर अगर एम शेल में 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एल में तो 8 हैं और के में 2 हैं, तो टोटल 13 नहीं 23 नहीं बन जाएंगे, तो फिर 24 कैसे होगा? 4s में एक गया तो हुआ है क्या मतलब सर? बेटा, जब आपने क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो 4s में भी तो एक इलेक्ट्रॉन है ना। जी सर ठीक है।
ठीक है ना, उससे बेटा आपके पास पूरे हो जाएंगे। ठीक है सर। और बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछना। मैं जरा आज आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ, ये कुछ बच्चे जो है वो कहने के चैट भी करते रहते हैं ड्यूरिंग कहने के लेक्चर, तो बेटा उससे जरा अवॉइड किया करें। चलो ये तो ठीक है कि व्हाइट बोर्ड ब्लर है, ये तो मुझे समझ आ रही है। अच्छा, सबकी बात एक जैसी लगती है, ये भी ठीक है जी। कुछ बच्चे क्वेश्चन डिफरेंट बच्चे भी करते हैं, गुड शाबाश। सर से आमना जमील पुत्र तू खुद भी कह सकती है। हाँ, आमना जुल्फकार ने सही कहा कि आप खुद कह लो। ये कह रहे कि माशाल्लाह आप लोगों ने क्लास वाला ही माहौल बनाया होता है, सीटों पे लिख रहे हो। चले बेटा ठीक है, कोई मसला हुआ तो जरूर पूछिएगा। फिर भी आज के लिए इतना ही है जी, अल्लाह हाफिज।